चलो बेटा ये अब हेडिंग मार्क कर लो। अब हम अपना फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री। बेटा स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहले जो उसके फंडामेंटल फॉर्मूले थे, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने चैप्टर में 3 फॉर्मूले पढ़े थे फंडामेंटल, वो क्लास 9 में भी पढ़ते हो आप लोग। तो ये बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला अगर मैं इस तरह लिख दूं तो ये समझ आएगा। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल है, स्मॉल एम का मतलब मास है, और कैपिटल एम का मतलब क्या हो गया, मोलर मास। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। याद आएगा आपको, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है। तो एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। इसका फॉर्मूला याद है किसी को? यस, इसका फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तीसरा फॉर्मूला होता है बेटा वॉल्यूम का। ये फॉर्मूला याद है किसी को? टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। फॉर्मूला नंबर 2 से मिलती जुलती बात होती है उसमें भी, और वो फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। याद आ रहा है? मोलर वॉल्यूम आते हैं अभी इन सब पर, क्या होता है, वैल्यूज क्या होती हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। फॉर्मूला नोट कर लो पहले और एक दफा रिवाइज कर लो। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले। चलो बेटा नोट कर लिया सबने ये फॉर्मूला? अच्छा ये बता दो मुझे सबसे पहले, मोलर मास कैलकुलेट करना आता है सबको? ये वाली बात हम यहां से शुरू करें कि मोलर मास कैसे निकलता है। मोलर मास आता है सबको कैलकुलेट करना? मोलर मास कैलकुलेट करना, चलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, विदाउट कैलकुलेशन मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, आप मुझे उसका मोलर मास बता दो। ठीक है बेटा, कंपाउंड आपके पास है CaCO3। व्हाट शुड बी द मोलर मास ऑफ लाइमस्टोन? कैलकुलेट नहीं करना है बेटा, वर्बल बताना है, अपने दिमाग में कैलकुलेट करो। एटॉमिक मासेस याद हैं? अब ये सब गिवन नहीं होते बेटा, ना NET में गिवन होते हैं और ना ही MD-CAT में गिवन होते हैं। और याद रखना, तुम्हारी जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का कोर्स है ना, इससे 70% पेपर आता है। यानी जो सेकेंड ईयर हमने पढ़ा है उसका कम पोर्शन आता है टेस्ट में, फर्स्ट ईयर में ज्यादा चीजें आती हैं। ठीक है, और ये बड़ा जल्दी जल्दी कवर भी हो जाता है। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम? 40। ये सब तो याद होना चाहिए ना बेटा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48, 48 और प्लस 12 करोगे 60, और 60 और प्लस 40 करोगे तो 100 हो जाएगा। यही काम करते हैं बेटा, क्लास 9 वाली बातें फर्स्ट ईयर में हमने बहुत रेगुलर इसको किया हुआ है। तो ये आपके पास है 100, इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, लेकिन एक बात सुनो बेटा, अगर मैं यहां पर लिख दूं AMU, ये क्या है? ये पूरी वैल्यू क्या है?
इसका नाम बताओ, इसको क्या कहोगे? दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये बहुत छोटी छोटी बातें बेटा, मैं यहां से बिल्कुल शुरू नहीं करूंगा, ये तो बहुत बेसिक बातें। अगर मैं इसी वैल्यू के साथ ये यूनिट लगा दूं, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, नाउ ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मास। याद आ रहा है? अगर एएमयू लगा हुआ होगा तो मॉलिक्यूलर मास है, या फॉर्मूला मास है, या एटॉमिक मास है। तीन बातें होती है ना बेटा, एक आपके पास होता है एटॉमिक मास, एक आपके पास होता है मॉलिक्यूलर मास, और एक आपके पास होता है फॉर्मूला मास। ठीक है, इन तीनों के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं बेटा? एएमयू। सही है, इन तीनों के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं एएमयू। और अगर इन्हीं की वैल्यूज को आप एएमयू से बदलकर ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर दो तो उसी को क्या कहा जाता है? मोलर मास कहा जाता है। मतलब रिवाइज कर लो इन बातों को सिर्फ। एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास always represented in AMU, but whenever we convert these three parameters into its molar mass, the unit will be gram per mole। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उसके अंदर एक और चीज है Na। Na क्या होता है बेटा? एवोगैड्रोस नंबर। क्या वैल्यू होती है इसकी? एक्सपोनेंट 23। जैसे दर्जन होता है ना, एक दर्जन में 12 पीसेस होते हैं, तो इतने पीसेस कितने मोल में होते हैं बेटा? 1 मोल में होते हैं। याद है ना ये सब बातें? मीनिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। ये सब बातें लिखने वाली नहीं है बेटा, सही है? एमडी कैट में सिर्फ इसको रिकॉल करके आगे जाएंगे बेटा। इसी तरह एक और बात वहां पे लिखी हुई है, मोलर वॉल्यूम, हुज वैल्यू इज वीएम की वैल्यू बताओ। मोलर वॉल्यूम जिसको कहा जाता है 22.41 डेसीमीटर क्यूब। कांस्टेंट वैल्यू है, वॉल्यूम का कांस्टेंट नंबर है 22.41 डेसीमीटर क्यूब। बेटा व्हाट डज मोलर वॉल्यूम मीन? डेफिनेशन नहीं बताऊंगा बेटा इसकी, ठीक है? सिर्फ रिकॉल करवाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, रिकॉल करवाऊंगा। वीएम बताओ, वीएम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम। मोलर मतलब क्या होता है? 1 मोल। तो वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम। किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं, एंड दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज 22.41 डेसीमीटर क्यूब। एंड व्हाट इज मोलर मास? अगेन मोलर मतलब 1 मोल, मास मतलब 1 मोल का मास। बात समझ आ रही है? तो डेफिनेशन क्या बनी मोलर मास की? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। एंड मोलर वॉल्यूम की क्या बनी? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। बट एक बात याद रखना कि ये जो हम मोलर वॉल्यूम पढ़ते हैं ये किस कंडीशन पर पढ़ते हैं बेटा? एसटीपी पर पढ़ते हैं। और ये वाला वॉल्यूम सिर्फ किसका होता है? गैस का। ठीक है, तो असलन तो हमने इसके सवालात देखते हैं वो बहुत बेसिक लेवल से। नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.5 ग्राम ऑफ Na। ज्यादा से ज्यादा बेटा प्रैक्टिस करते रहेंगे और इसी तरह के सवालात आपको पेपर्स में भी मिलेंगे। बेटा मोल्स कैलकुलेट करने, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन है बेटा? 11.5। और मोलर मास कितना होता है सोडियम का? 23। यानी जो उसका एटॉमिक मास होता है वही होता है मोलर मास, बस यूनिट का फर्क होता है, ग्राम पर मोल लगा देते हैं। तो बेटा इसका रिजल्ट क्या बनेगा? 0.5, यानी ऊपर वाले नंबर का एग्जैक्टली डबल नीचे मौजूद है, तो 1/2 हो जाएगा। बेटा एमडी कैट में तो खास तौर के इसी तरह के नंबर्स आते हैं जो विदाउट कैलकुलेटर्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर 11.5 है, नीचे 23 है, इसका आंसर क्या बन जाएगा? 0.5 हो। कोई मसला?
ये बात समझ आ गई सबको? मैंने क्या किया बेटा, बेसिक कैलकुलेशन है। नहीं अरे भाई जल्दी बोल दो हाँ या नहीं, कैलकुलेशन समझ आ गई? 0.5 कैसे आ रहा है? नहीं अरे आप लोगों ने बेसिक मैथ्स की क्लास नहीं ली? ऊपर 1 आएगा नीचे 2 आ जाएगा, तो मतलब फिजिक्स कैसे पढ़ रहे हो आप? न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़े अब तक आप लोगों ने? तो कैसे सॉल्व कर रहे हो? हाँ कैलकुलेटर से। चलो देखते हैं इसको। वैसे उसकी क्लास होती है, मुझे लगा कि वो क्लास हो चुकी होगी, वो आपकी एक बेसिक मैथ्स की क्लास हो जाएगी। लेकिन बहरहाल बेटा ये वाली वैल्यू तो आप मुझे बता सकते हो ना कि 11.5/23 को 1/2 हो जाएगा रिजल्ट, ये बता सकते हो या नहीं? क्या डबल नहीं है? 11.5 का डबल 23 नहीं होता है? क्या हो गया भाई, सेकेंड ईयर करके आ रहे हो आप लोग? ऊपर 11.5 है नीचे 23 है, डबल हो गया ये नंबर। तो ऊपर 1 है नीचे 2 है, बात समझ आ रही है? तो 1/2 का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0.5। नहीं अभी भी नहीं समझ आई? क्या हो गया बेटा? एक बात बताओ, अभी मुझे ये बताते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बताऊं? मतलब ऊपर 2 है और नीचे 4 है, तो ऊपर वाले नंबर का एग्जैक्टली डबल नीचे मौजूद है, तो इसका रिजल्ट हमेशा हाफ आएगा ना यार। ऊपर 2 की टेबल पढ़ोगे बेटा तो ये ऊपर 1 हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा। मतलब जब भी कोई नंबर ऊपर मौजूद हो और उसका एग्जैक्टली डबल नीचे होगा तो आंसर हमेशा हाफ आ जाएगा। इस तरह के नंबर्स हम अभी इस चैप्टर में देखना बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे बेटा, तो कुछ चीजें तो आपको यहाँ पर भी समझ आ जाएंगी। तो ये हो गया 1/2 और जिसका रिजल्ट आ गया 0.5। फॉर्मूला समझ आ रहा है? अच्छा जी, अब एक और सवाल देखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ भाई जल्दी से बताओगे, सवाल भी नोट करते जाओ और जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर बता दो। पहले आप कर दो फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी प्रैक्टिस है बेटा, ये जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी चीजें फिर आगे लेके चलेंगे। मोल का फॉर्मूला अगेन मास अपॉन मोलर मास। मास की वैल्यू गिवन है 22। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकाल सकते हो ना, 44। तो बेटा देखो अगेन वही केस है, रिजल्ट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 0.5 मोल। 22 को 1 से कैंसिल कर दो, 44 को 2 से कर दो, 1/2। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ लाइमस्टोन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली एमडीकैट में आ चुका है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन। भाई लाइमस्टोन समझते हो ना, CaCO3। हाँ भाई कैसे करोगे? हो जाएगा N इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। बेटा मोलर मास कितना आएगा लाइमस्टोन का? अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, CaCO3। तो इसका मोलर मास क्या बनता है? इसका मोलर मास बन जाता है 100। अच्छा अब मास कितना गिवन है बेटा? 1 kg। तो 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करके कितना बन जाता है बेटा? याद रखिएगा मोल के फॉर्मूला में, ये इंपॉर्टेंट बात है, मोल के फॉर्मूला में मास हमेशा ग्राम में रखा जाता है। अगर किलोग्राम में या किसी दूसरी यूनिट में मास आएगा तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स। तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। तो बेटा ये आपका सिंपल कैलकुलेशन है इसके अंदर भी। ये देखो यहां से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट क्या बच जाएगा? 10 मोल। सही है, बात समझ आ रही है? अच्छा अब एक और जरा पास पेपर का क्वेश्चन देखो।
कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं वैल्यूज को लेकर सवाल लिखते जाऊं जो वैल्यूज पेपर में आती रहती हैं। अब ये भी एक इसी तरह की वैल्यू है जिसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व किया जा सकता है। 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 है बेटा। करके बताओ जरा आंसर क्या आएगा। कोशिश करना कैलकुलेटर का कोई इस्तेमाल ना हो। .8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोल्स निकालने बेटा, और सल्फ्यूरिक एसिड है। आंसर बताओ। The atomic mass of sulfur is 32. जी बेटा 98 तो मोलर मास आ रहा होगा ना। फाइनल आंसर बताइए। हो जाएगा कैंसिल? कैंसिल करना आ रहा है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऊपर मास, नीचे मोलर मास। मास है 9.8 बेटा, मोलर मास तुम लोगों ने निकाला है 98 होगा, ठीक है ना? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन मौजूद है, सल्फर मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। ठीक है भाई। तो बेटा जब इस तरह के नंबर्स आपके पास होंगे तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? एग्जैक्टली 9.8 को जब तुम 10 टाइम्स पढ़ोगे तो 98 हो जाएगा। मतलब बेसिक कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना। 9 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 हो जाएगा। तो 9.8 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 98। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं इस टेबल इस नंबर को कैंसिल करूं बेटा तो ये 9.8 1 जा 9.8 और यहां नीचे क्या आ जाना है? 10 आ जाना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपने अपने दिमाग में करनी है बेटा, ये तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। बात समझ आ रही है? 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 98। बात समझ आई? तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 10, और 1/10 को हमेशा बेटा डेसिमल्स में क्या लिखा जाता है? 0.1। तो इसका सही आंसर 0.1 आएगा। इस तरह के नंबर्स बहुत ज्यादा आएंगे बेटा। चलो एक मिसाल देखो। फॉर एग्जांपल इधर देखो, 2.2 आंसर बताना है इसका। 2.2/22 क्या आंसर होगा? करते करते बेटा आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी, आप टेंशन नहीं लो। 2.2/22 का आंसर क्या बन जाएगा? 0.1। मतलब ऊपर क्या बनेगा? 1 और नीचे क्या बन जाएगा? 10। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये देखो 1.1/11। इस तरह के नंबर्स फीड किए जाते हैं बेटा। जब आपको कहते हैं ना कि कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है तो फिर इस तरह के नंबर्स फीड किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 3.3 और नीचे लिखा होगा 33, तो इसका रिजल्ट भी 1/10 और 1/10 का मतलब 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला रिवाइज करने के साथ साथ बेटा अपनी कैलकुलेशन की टेक्निक्स को भी जरा देखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। हाँ भाई, कर लोगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। बल्कि आप इसको 20 ग्राम कर लो। $20 कैल्शियम।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। देखो बेटा, इसका फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करने जा रहे हो? नंबर ऑफ एटम्स, ये रहा फॉर्मूला नंबर 2, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा ये देखो, ये मोल हो गया और ये एवोगैड्रोस नंबर हो गया। इधर देखो बोर्ड पर सारे, अगला क्वेश्चन आप कर लेना। बेटा मोल आपको गिवन है या नहीं है सवाल में? भाई सारे बताओ, मोल गिवन है? गिवन नहीं है, मास गिवन है। तो बेटा मोल का फॉर्मूला ब्रेक होगा ना। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय क्या लगा लोगे आगे? एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब बताओ मास कितना गिवन है? 20। और कैल्शियम का मोलर मास कितना होगा? 40 होता है बेटा, तो हमने नीचे लिख लिया 40 और आगे मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? एवोगैड्रोस नंबर। तवज्जो से देखो, वैल्यू सारी आ गई है, अब कैलकुलेशन है। अगर आपने कैलकुलेशन सीखी हुई है तो इसका एग्जैक्टली रिजल्ट बता दोगे। बताओ क्या रिजल्ट हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा क्या बेटा? ये 1/2 हो गया और आगे क्या लिखा हुआ है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो भाई ये तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। ये जो 1 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आ जाना है बेटा? 6.02 एक्सपोनेंट 23 और नीचे क्या रहेगा? 2 आ जाएगा। बताओ इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा, 0.0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, 2 को 2 से करोगे 1 हो जाएगा। और एक्सपोनेंट्स हमेशा वैसे ही लिख दिए जाते हैं बेटा। बात समझ आ रही है? विदाउट कैलकुलेटर। सवाल कॉपी करना चाहो तो कर लो। ये करो। Calculate the number of molecules in 180 ग्राम of water। अगेन फॉर्मूला नंबर 2 इस्तेमाल होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। अप्लाई करो, रिजल्ट बताओ। कैलकुलेटर नहीं बेटा, कैलकुलेटर नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की तादाद का फॉर्मूला नंबर 2। चलो देख लो, मैच कर लो। देखो अगेन हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, लेकिन बेटा हमें मोल्स नहीं बताए गए, मास दिया गया है 180। तो मोल का फॉर्मूला ब्रेक कर लो, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, मास कितना गिवन है बेटा? 180। और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। और आगे क्या लिख दोगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है बेटा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 18 1 जा 18 और 18 10 जा 180, मतलब ऊपर क्या आ गया? 10। तो बेटा ये हो गया ना, ये 10 है, इसके ऊपर पावर 1 है। आप इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, बेस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 24। तो इसका सही रिजल्ट हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 24। टेक्निक्स देखते रहो बेटा, सिर्फ पॉइंट्स और फिगर्स को अच्छी तरह से समझते रहो, कैलकुलेट कैसे किए जा रहे हैं। समझ आ रहा है? ये सिर्फ हमने 10 को 23 10 टू दी पावर 23 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 10 टू दी पावर 24। पावर्स ऐड हो गई।
सॉल्व करो भाई, आंसर बताओ इसका। अगेन बेटा मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, ठीक है, अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। मास गिवन है 36, मोलर मास होता है 18, आगे रखोगे एवोगैड्रोस नंबर। जल्दी जल्दी बेटा सॉल्व करने का तरीका सीखते जाओ बस। बेटा ये 36/18 करोगे तो इसका रिजल्ट 2 हो जाएगा, और 2 को 6.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 12.04 एक्सपोनेंट 23। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, 1.204 एक्सपोनेंट 24। क्या ख्याल है, मतलब इस तरह का ऑप्शन भी तो आ सकता है ना आपके पास। पॉइंट को एक डिजिट पीछे किया, पावर में एक डिजिट का इजाफा कर दिया। सही है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा, यही कैलकुलेशन होती है जिसको आपने तवज्जो के साथ सीखना होता है। हाँ भाई, आंसर बताओ, आंसर। वॉल्यूम निकालना है बेटा, तीसरा फॉर्मूला लगा दो। तीसरे फॉर्मूले में अगर मोल नहीं पता है तो मोल को खोल दो। जी हाँ, तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है N मल्टीप्लाई बाय VM। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्योंकि आपको मोल नहीं पता है तो मोल का फॉर्मूला ब्रेक करोगे जल्दी से, मास अपॉन मोलर मास, और आगे लगा दोगे VM। ठीक है, मास कितना गिवन है भाई, 22। मोलर मास कितना होता है, 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44, निकाल सकते हो बेटा आप। और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, 22.41, या 22.4 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो देखो 22/44 क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 का मतलब ये है कि इस नंबर को 2 से डिवाइड करवा दो, मतलब इसको हाफ कर दो। तो 22 का हाफ क्या हो जाता है, और 4 का हाफ क्या हो जाता है बेटा, तो यूनिट क्या लगा दोगे, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो अब जरा कुछ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। हो जाएगा,
इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे बेटा, समझ आना चाहिए बेटा आपको, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी आपको दी गई है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे दिए गए, मतलब कैपिटल एन की वैल्यू आपको दी गई है और आपसे कहा गया वॉल्यूम निकालो। मास नहीं दिया गया तो दूसरी चीज दी गई है। तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला यूज करके वहां से कुछ ना कुछ निकाल लो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला ये होता है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मॉलिक्यूल्स की कितनी तादाद दी हुई है, 3.01 एक्सपोनेंट 23, और n की वैल्यू हमें पता नहीं है, आप देख लो पूरे सवाल में, और 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है भाई, तो ये देखो एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, क्या ख्याल है? ठीक है, और अगर मैं n की वैल्यू को इस तरह निकाल लूं 3.01, और ये जो 6.02 ये n से हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा, ऐसे ही है। ये छोटी सी कैलकुलेशन है बेटा, सबको समझ आनी चाहिए। बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, 0.5 हो जाएगा। अगेन देखो वही रूल लग रहा है, ऊपर जो नंबर है उसका डबल नीचे है, ऊपर जो नंबर है उसका डबल नीचे है बेटा, हाफ आ रहा है इसका रिजल्ट। तो देखो मोल की वैल्यू आ गई 0.5 mol। इसका मतलब है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसलिए दिया गया था ताकि आप वहां से n निकाल लो और इसको निकालकर वॉल्यूम के फॉर्मूला में पुट कर दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय vm। अब n की वैल्यू आपके पास है 0.5, वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 है बेटा, 22.4 को हाफ कर दो, 11.2 डेसीमीटर क्यूब। समझ आया? समझ आया बेटा? नहीं आया तो पूछ लो। डन। अच्छा अभी एक बात इसमें सुन लो, यानी आप इतनी सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहे हो, एक नोट लिख लो अपने पास छोटा सा। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं बेटा, 6.02 एक्सपोनेंट 23। वॉल्यूम कितना होता है बेटा, डेसीमीटर क्यूब। मास कितना होता है, मास कितना होता है, जितना उसका मोलर मास हो, जितना उस सब्सटेंस का मोलर मास हो उतना ही मास होता है ना। नोट कर लो इस बात को भाई, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, इतना वॉल्यूम होता है और इतना मास होता है जितना उसका मोलर मास हो, इन ग्राम्स, इन ग्राम्स। डन। अच्छा अब एक बात सुन लो, इसमें से मैं किसी भी एक नंबर को अगर डबल करूंगा तो सारे डबल हो जाएंगे। इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है ना बेटा, तो अगर इक्वेशन के किसी भी सेट को आपने अगर डबल करना है तो सारे सेट्स डबल हो जाएंगे। बहुत बेसिक बात कर रहा हूं मैं बहुत। अगर अगर किसी को हाफ करूंगा तो सारे हाफ हो जाएंगे, ऐसा ही है। अब इधर देखो, अब ये सवाल आपने इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किया है ना, एकेडमिक तरीका भी आना चाहिए और जल्दी से करने के लिए वो सेट आपके पास मौजूद है। बेटा कितने मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं, 3.01 एक्सपोनेंट, 3.01 एक्सपोनेंट, इसका मतलब है इसका एग्जैक्टली हाफ, बोलो इसका एग्जैक्टली हाफ, बोलो है या नहीं ऐसा? तो सारे पैरामीटर्स हाफ हो गए, है ना। अब आपसे पूछा क्या गया था, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, इसको हाफ देखो, इसको हाफ देखो, तो इसको भी हाफ कर दो, तो कितना आएगा हाफ होकर, 11.2 डेसीमीटर क्यूब। बात समझ आ रही है? अब एक सवाल उस मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। सवाल देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 moles of water
कैलकुलेट द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर। कैसे करोगे? सॉल्व नहीं करना है बेटा, वर्बली अगर बता सको, वर्बली बता सको। भाई 1 मोल वाटर में कितना मास होता है? जितना उसका मोलर मास होगा। तो वाटर का मोलर मास क्या होता है? 18। इसका मतलब ये हुआ 1 मोल पानी में 18 ग्राम मास होगा, तो 10 मोल में 180 ग्राम होंगे। मतलब इसको कैलकुलेट करने की नीड तो नहीं हुई ना। अगर आपको ये सेट याद है तो आप इस तरह के बहुत सारे सवाल को वर्बली सॉल्व कर सकते हो। बात समझ आई? 1 मोल में 18 ग्राम है, 10 मोल में कितने होंगे? 18 मल्टीप्लाई बाय 10। मतलब अगर एक की प्राइस आपको पता चल जाती है तो आप किसी भी प्राइस के लिए काम कर सकते हो। तो ये वो सेट है। एक सवाल और देखते हैं। हाँ भाई, डायरेक्ट बताओ, सॉल्व किए बगैर डायरेक्टली बताओ। ये जो मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये जो मास आपको दिया गया है, क्या उसके मोलर मास के हाफ नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 44, और उसका हाफ कर दिया तो कितना गिवन है? 22। इसका मतलब है उसकी सारी प्रॉपर्टीज अब हाफ हो जाएंगी। तो क्या पूछा गया है आपसे? तो इसका हाफ कर दो, क्या हो जाएगा? बात समझ आ गई होगी? कोई मसला? तो अगर आप किसी सवाल को इस तरह फौरन पिक कर लोगे तो उसको सॉल्व करके चेक मत करना, जल्दी से सॉल्व कर देना। अब अगले सवाल पर चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। ये सवाल लिख लो पहले। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। निकाल लोगे बेटा? कैसे निकालोगे? बेटा सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। कैसे निकालोगे ये आपको आता है। इसका फॉर्मूला ब्रेक कर दो, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मास गिवन है 9.8, मोलर मास 98 होता है, और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, सुन लो पहले गौर से कि हम क्या कर रहे हैं। बेटा इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, जरा जल्दी से बताइए। ये 1/10 हो जाएगा ना, ये हो गया 1/10 और मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। बेटा ये सॉल्व करना इंतहाई आसान है। ये 10 है, पावर 1 है, नीचे से ऊपर लेके जाओगे 10 टू दी पावर -1 हो जाएगा। 23 - 1 22 हो जाएगा। रिजल्ट क्या बना? 6.02 एक्सपोनेंट 22। ये हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकाला? नंबर ऑफ। क्यों निकाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? क्योंकि H2SO4 मॉलिक्यूल है या नहीं? H2SO4 मॉलिक्यूल है, इसलिए पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पता कर लो। बात समझ आ गई? अब ये बताओ कि H2SO4 के पूरे मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। नंबर ऑफ H एटम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 22। अभी और करेंगे इस तरह के सवाल, और भी करेंगे। आप इसका आंसर पहले बताओ। नंबर ऑफ H एटम्स बताओ, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या जवाब हो जाएगा? 12.04, पावर क्या लगा दोगे? 22। अब जरा गौर से मेरी बात सुन लो। तुम्हें जब कोई मॉलिक्यूल दिया जाए और उसमें से एटम निकालने के लिए कहा जाए, सवाल समझ आ रहा है? मॉलिक्यूल दिया गया और उसमें से हाइड्रोजन एटम की तादाद पूछी गई, तो डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम मत निकाल देना, नहीं निकलेगा कभी भी।
पहले ये तो पता करो कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब मॉलिक्यूल देकर एटम की तादाद पूछी जा रही है तो कोई बात नहीं, आप पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को निकालने के बाद उस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो जो नंबर उस मॉलिक्यूल के अंदर उस एटम का है। मतलब हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल में कितना है, 2 दफा, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितनी दफा होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ये बेटा ये जो हमने निकाला है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये पूरे H2SO4 की तादाद है। हमें H2SO4 की तादाद नहीं बतानी है। पूरी तादाद नहीं बताई, हम ये बता रहे हैं कि H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 2 H हैं, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। एक में 2 हैं तो इतने में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। भाई एक मॉलिक्यूल में, सुनो, एक मॉलिक्यूल में कोई भी मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो 10 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे ना, वही किया है बस, और कुछ भी नहीं किया। बात समझ आ गई? एक मॉलिक्यूल में 10 एटम्स हैं कोई भी, तो बताओ भाई 100 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। तो सेम काम कर रहे हैं, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालो कि भाई 9.8, सुनो गौर से सुनो, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड इतना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल इतना होगा। मॉलिक्यूल एक डिफरेंट चीज है, 9.8 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब उतने मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे ये बताओ, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया। 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 H हैं। अगर हमसे पूछा जाता ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद बताओ तो 4 से मल्टीप्लाई करवाते। अगर पूछा जाता सल्फर से करवाओ तो भाई एक एटम 1 से मल्टीप्लाई करवाते। और सवाल देखते हैं इस पर, सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। लेट सपोज कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब मुझे ये करके दिखाओ, आपको बात समझ आ जाएगी आप करना क्या चाह रहे हो। कैलकुलेट द number of hydrogen atoms in 90 gram of glucose. Now glucose is a molecule beta, so first you have to calculate the number of molecules. तो पहले number of molecules निकालो, and you all know the formula for glucose, that is C6H12O6. So first you have to calculate the number of molecules in 90 gram of glucose, और जब वो 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में मॉलिक्यूल की तादाद आ जाए तो फिर हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद निकालो। ठीक है, तो मैं भी करता हूं भाई साथ साथ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले निकालेंगे, n मल्टीप्लाई बाय Na, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na, मास गिवन है 90, मोलर मास है 180, एवोगैड्रोस नंबर है इतना। तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3.01 एक्सपोनेंट 23। बेटा पहले एक बात तय कर लो, यहां तक सवाल समझ आ रहे हैं, यहां तक सवाल क्लियर है। ये आ गए आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि भाई 90 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हमसे ये नहीं पूछा गया है कि नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बताइए, हमसे क्या पूछा गया है कि 90 ग्राम में हाइड्रोजन के टोटल एटम्स कितने हैं। तो पहले आप ये बताइए कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 12। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 के भाई ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो बेटा जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, 36। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके मैं इसको 36 में इसका आंसर लिखूंगा। पॉइंट वाले नंबर्स को मैंने एलिमिनेट कर दिया। मतलब इस तरह के नंबर्स लिखने की इजाजत होती है आपको, ऑप्शंस भी करीबन इसी तरह के लिखे होते हैं। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, सही है। तो जब मॉलिक्यूल देकर किसी खास एटम के बारे में पूछेंगे तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, फिर ये देखना एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं।
फिर उस तादाद को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करवा देना, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सही है, चलो इसको वर्बली एक दफा कर लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। भाई कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं? 2। CO2, O के नीचे 2 लिखा हुआ है। 10 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे? क्या करोगे आप? भाई एक में 2 होते हैं तो 10 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएंगे। यही काम आप बड़े नंबर्स के लिए कर रहे हो, इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हो। बात समझ आ रही है? सेम काम करना है आपने। एक सवाल देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ भाई कर लोगे? ये क्या कह रहे हैं ये? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ग्राम वाटर। जी सबसे पहले एक बात बताओ, वाटर एक मॉलिक्यूल है या नहीं है? क्या निकालोगे पहले? क्या निकालोगे पहले? नंबर ऑफ निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो पहले, फिर उसके बाद जो पूछा गया वो बता देंगे। तो भाई डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। मास भी 18 होता है, मोलर मास भी 18 होता है, एवोगैड्रोस नंबर ये होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने आ गए बेटा? अब तो डायरेक्ट बता सकते हो ना, 6.02 एक्सपोनेंट। अब सुनो, अब जो पूछा गया वो निकालो। अब सब्सिडियरी सवाल सॉल्व करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यही समझाना चाह रहा हूं कि जब मॉलिक्यूल देकर उसके अलावा कोई और बात पूछी जाए तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो पता कर लो, उसके बाद फैसला करो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बारी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकले बेटा? ठीक है, अब इसको किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? भाई डॉक्टर और इंजीनियर बनने वालों, पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ले भाई यार ये है पानी का फॉर्मूला एक मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, टोटल बन गए कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो मल्टीप्लाई बाय क्या करवा दोगे? जो मुश्किल बात तो नहीं थी। तो बताओ क्या रिजल्ट बना? कैलकुलेशन की समझ आ रही है? 6.02 एक्सपोनेंट 24। पावर्स को प्लस कर देंगे, बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। ठीक है, हाँ भाई कर दोगे ये? कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स
इन 88 ग्राम ऑफ CO2। हो जाएगा या टाइम जाया करोगे? टाइम जाया करोगे। भाई ये क्या है? CO2 मॉलिक्यूल है बेटा, जल्दी से बोलो, मॉलिक्यूल है। तो क्या निकालोगे पहले? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na, एवोगैड्रोस नंबर। मास कितना गिवन है? 88। मोलर मास कितना होता है? अब तक याद हो जाना चाहिए, 44 और मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? 12.04 एक्सपोनेंट 23। आप इसको सिर्फ 12 भी लिख सकते हो। ये मॉलिक्यूल्स की तादाद आ गई। ये मॉलिक्यूल्स की तादाद आ गई। अब क्या निकालना है बेटा? हमें मॉलिक्यूल्स नहीं निकालने, बल्कि क्या निकालना था? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होते हैं एक मॉलिक्यूल में? तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ना ये सब बातें। कितने होते हैं? 4000। भाई एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है और ऑक्सीजन की? तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कौन सा बॉन्ड बना सकते हैं? तो ये हो गया ना कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर, VSE PRT वगैरह बनाते थे ना ये सब। तो एक मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं टोटल। तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? 4 कर दोगे। मतलब इस तरह के सवालात भी आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा। तो आप यहां पर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा? 72। और 72 को पावर 23 लिख दिया हमने। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हमने एलिमिनेट कर दिया। ओहो देखो 48 एक्सपोनेंट 23। अब ये सवाल देखो, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा जरा। सिर्फ वो लिखा हुआ है। हाँ भाई सवाल देखो, सवाल देखो बेटा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे किया जा सकता है बेटा इसको सॉल्व? नंबर ऑफ, बल्कि मोल से भी पहले से लेकर आते हैं इसको। आप ऐसे करो, मोल्स की जगह पहले करो मास। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। पहले मास करो फिर मोल करेंगे। ये सवाल को कट करके मोल की जगह मास लिख लो। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ Na2CO3। मतलब इसका बहुत लंबा चौड़ा तरीका हो सकता है, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका सुन लो। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ Na2CO3? करो कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। Na का एटॉमिक मास क्या होता है? 23। तो पूरा जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 106 आ जाएगा। करके देख लो आप। आ रहा है? यही आ रहा है 106। आपने यहां पर लिख लिया 106। ठीक है,
अब थोड़ा थोड़ा स्टोइकियोमेट्री की तरफ लेकर चलेंगे। ये बताओ इस 106 में से ऑक्सीजन का हिस्सा कितना है, और मास के रेस्पेक्ट से देखें तो कितना है 48। मतलब 106 में ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूशन 48 ग्राम की है ना। ये जो तुमने 106 निकाला है ये कैसे निकाला है, सबके एटॉमिक मासेस को प्लस करके। तो 106 में से ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूशन कितनी है 48 ग्राम्स की, 16 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो ये भी एक टेक्निक है, इसके जरिए भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। मतलब 106 में ऑक्सीजन का रेशो 48 का है, कोई मसला बेटा ये समझना होगा सबको। देखो बोर्ड की तरफ, 106 ग्राम में से ऑक्सीजन का हिस्सा 48 ग्राम है, इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री याद आएगा आपको कि आप रेशो बनाते थे, इस तरह से सॉल्व करते थे फर्स्ट ईयर में। अच्छा तो अभी Na2CO3 का कितना मास दिया गया है, तो 10.6 ग्राम्स में ऑक्सीजन का हिस्सा कितना होगा, यही कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है ना, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो क्या लगा लोगे यहां पे हो गया सवाल। ये रेशो बनाना सीखो, इस तरह के बहुत सारे सवाल तुम्हें मिल जाएंगे। तो भाई ये क्या है, ये 106 अपॉन नीचे क्या आ गया 48 इज इक्वल्स टू, और यहां पे क्या हो जाएगा 10.6 अपॉन x। रेशो सॉल्व करना आता है ना बेटा, रेशो की जगह डिवीजन का सिंबल लगाओ, आगे वाले नंबर को नीचे लिख लो। बात समझ आ रही है, हो जाएगा ये सवाल सॉल्व। अच्छा अब आप इसको एक काम कर लो कि इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 106 इंटू एक्स 10.6 मल्टीप्लाई बाय 48। ठीक है बेटा 106 वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे फर्दर, बताओ कैसे करोगे बेटा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, बोलो है या नहीं ऐसा, और 48 को 10 से डिवाइड करवाओगे तो क्या हो जाएगा, 48 को 10 से डिवाइड करवाओगे क्या हो जाएगा 4.8 ग्राम्स। क्या ये बात समझ आई, नोट कर लो बेटा, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन अभी करते हैं डिस्कस। बेटा इसको जल्दी से करो जरा। ये बताइए बेटा, अगर पिछला क्वेश्चन नोट कर चुके हैं तो अगले सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। आपको सवाल उसी फ्रेम पर रखकर समझना है बेटा। ये आपका होमवर्क है, इसको कर लेना सॉल्व। उसका आंसर 62 16। हाँ ठीक है, नोट कर लिया बेटा सबने।
चलो बेटा, एक इक्वेशन मैंने बोर्ड पर लिखी है और अब कुछ इक्वेशन वाले सवालात को स्टोइकियोमेट्री में डील करना सीखेंगे जल्दी जल्दी से। सबसे पहले एक बात को रिकॉल कर लो बेटा कि जब तुम्हारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन गिवन हो तो आप उससे तीन बातों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने ये सब। तो सबसे पहले आप उस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हो? मोल। बताओ N2 के कितने मोल्स हैं इक्वेशन में? N2 के 2 मोल्स हैं। भाई कोफिशिएंट से पता चलता है ना मोल कितने हैं। तो N2 से पहले 1 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो N2 के कितने मोल्स हो गए? 1। और H2 के कितने मोल्स हो गए? 3। और NH3 के कितने मोल्स हो गए? जो भी कोफिशिएंट होगा किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ होगा वो मोल भी बताएगा, वही वॉल्यूम भी बताएगा। वही मोल भी बताएगा, वही वॉल्यूम भी बताएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चलेंगे बेटा। जरा वॉल्यूम बताओ कितना है इसका? 1। जाहिर है यूनिट क्या लगा देंगे? dm3। और ऊपर यूनिट क्या लगा देंगे? ठीक है, बताओ इसका वॉल्यूम कितना है? 3। इसका वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम और मोल आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं मास पर। बताओ इसका कितना मास है इक्वेशन में? बेटा 14 एटॉमिक मास होता है, 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे क्या हो जाएगा? 28 ग्राम्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है ना, तो 1 को 2 से और फिर 2 को 3 से 6 ग्राम्स। फिर यहां पे आ जाओ, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 14 प्लस 3 17, 17 2 जा 34 ग्राम्स। भाई समझ आ रही है ये बात? अगर समझ आ रही है तो लाइमस्टोन की थर्मल डीकंपोजिशन के लिए ये तीनों बातें जरा निकालो। लाइमस्टोन की थर्मल डीकंपोजिशन के लिए जरा ये तीनों बातें निकाल कर बताओ। इक्वेशन से कैसे निकालोगे? बताओ CaCO3 का मोल कितना है बेटा? 1। CO का और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। वॉल्यूम तीनों के क्या है बेटा? 1। ठीक है, मास कितना है CaCO3 का? बेटा कैलकुलेट करके मोलर मास निकालना आता है ना, 100 हो जाएगा। CO का क्या हो जाएगा? 40 प्लस 16 56। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 44 ग्राम्स। ये नोट वगैरह लिखने के बाद अगला सवाल कॉपी करो। ये बहुत ही बेसिक लेवल के सवालात बेटा, ये एमसीक्यूज में आते हैं। अच्छा जी, इसकी इक्वेशन भी मैं साथ में लिख देता हूं, CaCO3 की डीकंपोजिशन की। तो बेटा जब इसको ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, CaCO3
इज लाइमस्टोन, ये डिकम्पोज होकर इन चीजों में ब्रेक हो जाएगा। बेटा बोर्ड पर देखोगे जरा सारे सारे जल्दी से, ये बताओ CaCO3 का कितना मास इक्वेशन में है? 100 ग्राम। और CO2 का 44 ग्राम। अच्छा, CaCO3 का मास सवाल में कितना गिवन है? पढ़ो, बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ, तो आप दूसरी लाइन में क्या लिख लो? 50 ग्राम। क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे जाकर क्या लिख लो? याद आ रहा है ये सब कुछ? कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम से बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम्स। अगर लाइमस्टोन के 100 ग्राम को हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी निकलेगी, और अगर 50 ग्राम को हीट करोगे तो कितनी निकलेगी? सॉल्व भी कर सकते हो, और ये तो इतनी सीधी रिलेशन है कि आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा 22 ग्राम्स। बात समझ आ रही है? इस तरह के सवाल आते हैं बेटा एमडी कैट और ई कैट दोनों में। अगर सॉल्व करना होता है रेशो के जरिए तो कैसे करते हैं बेटा? इफ 100 रेशो 44 देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ 50 रेशो x। 100 का रेशो बनाओ 44 के साथ, 50 का रेशो बनाओ x के साथ, सॉल्व कर दो। 100 अपॉन 44 और 50 अपॉन x, तो बेटा x का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 22 ग्राम्स। सॉल्व कर सकते हो आप इसको डायरेक्टली। तो इसमें बहुत सारी चीजें बेटा, बहुत सारे सवाल आते हैं चैप्टर नंबर 1 से, चाहे वो ई कैट हो या एमडी कैट हो। उसको कॉपी कर लो। बेटा अगर इसी सवाल में कहते कि कैलकुलेट द वॉल्यूम तो क्या करते? सेम सवाल होता सारा कुछ, बस यहां पर मास की जगह लिखा होता वॉल्यूम, तो क्या करते? सेम काम करते, यहां तक का काम सेम करते और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि मास गिवन था ना तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे। वॉल्यूम गिवन होता तो डायरेक्ट कर लेते। बहरहाल उस तरह का क्वेश्चन भी देखेंगे, इसको कॉपी कर लो पहले। और अब मैं एक सवाल लिख रहा हूं बेटा, उस सवाल का आंसर बताओ सॉल्व करके। हाँ भाई, हो जाएगा ये सवाल। क्या ये सवाल हो जाएगा? आयरन का एटॉमिक मास पता है? आयरन का एटॉमिक मास पता है किसी को? 56, याद रखना 56 ग्राम। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 56 और 34 90 ग्राम हो जाएगा बेटा। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, सल्फर का होता है 34। हाँ बिल्कुल 32 होता है बेटा। क्लास खत्म करनी चाहिए मेरा ख्याल है। हाँ ये लो 88 ग्राम। अच्छा जी, अब आयरन का जो सवाल में मास गिवन है बेटा वो कितना है? 112 ग्राम। ठीक है, तो FeS का मास कितना हो जाएगा बेटा? ये तो बगैर कैलकुलेशन के भी आप डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि लीनियर रिलेशन आपको समझ आ रही है। 56 ग्राम आयरन से आयरन सल्फाइड यानी FeS 88 ग्राम बनता है। तो
तो 112 ग्राम से कितना बन जाएगा, इसका डबल कर देंगे बेटा। यानी अगर इसको 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 56 से अगर आपने 112 किया, देखो एग्जैक्टली डबल रिलेशन है ना, 56 का डबल होता है 112, अगर इसको डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा, तो 88 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। और अगर नहीं तो फिर आप इसको रेशो मेथड से सॉल्व करो, यानी 56 रेशो 88 इज इक्वल टू 112 रेशो x। आप यहां से x को सॉल्व करके निकाल लो। सही बात समझ आ रही है? अच्छा, अभी एक आखिरी होमवर्क का क्वेश्चन लिख लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहां से। बेटा ये आपका होमवर्क है, हो जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट याद है बेटा, क्या होता है?